ह्यूमन फिजियोलॉजी के तहत आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर की बात करेंगे। ह्यूमन के बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम की बात करेंगे जिसके माध्यम से ह्यूमन का अस्तित्व बना हुआ है। आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। यही वो प्रोसेस है, यही वो सिस्टम है जिसके वजह से इवोल्यूशनरी प्रोसेस में ह्यूमन बीइंग सबसे टॉप पे है। तो आइए हम देखते हैं कि ये क्या है, कैसे होता है। तो देखिए, इसको हम ह्यूमन बीइंग्स आप जानते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और क्या होता है, विविपैरस होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, विविपैरस। तो देखिए, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा और ये ह्यूमन बीइंग्स क्या है, विविपैरस है। मतलब डायरेक्टली जो है यंग वन को जन्म देता है, इसके अंदर अंडे नहीं बनते हैं। आप जानते हैं कि ओविपैरस वो एनिमल होते हैं जो अंडे देते हैं, जैसे पक्षी है। और विविपैरस यानी विविपरस्त, मनुष्य क्या है, विविपरस्त। आप दिमाग में बैठा लो इसको, विविपरस्त यानी यंग वन को जन्म देता है, तो इसे हम विविपैरस कहते हैं। और ओविविपैरस आप जानते हैं, जैसे अब तो यूज नहीं हो रहा है उस टर्म का, स्कॉर्पियन वगैरह में होता है, उसके अंदर अंडे मतलब फर्टिलाइज हो जाते हैं और फिर उसी के अंदर वो पड़े रहते हैं एग, और बाद में वो यंग वन को जन्म देती है। ऐसा लगता है कि वो यंग वन है, लेकिन वो उसमें प्लेसेंटा से डेवलप नहीं होता है और उससे वो अटैच नहीं होता है, इसलिए ओविविपैरस कहलाता है। तो मनुष्य क्या है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल है और विविपैरस होता है। अब ये सेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कैसे कर रहा है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो इसे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की तरफ ले जाती हैं और कैसे ये यंग वन को जन्म देता है। तो यंग वन में आप देखेंगे मुख्य रूप से इसके अंदर ये 7 चरण आएंगे, तब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के बाद यंग वन को जन्म देगा। इन 7 चरणों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गैमिट फॉर्मेशन, या जिसको हम गैमिटोजेनेसिस कहते हैं, गैमिटोजेनेसिस। तो आप देखेंगे यानी गैमिट का बनना, गैमिटोजेनेसिस में क्या होगा, मेल अपने गैमिट बनाएगा और फीमेल अपने गैमिट बनाएगा। मेल में जो गैमिट बनता है जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू जो है स्पर्म बन जाता है। तो ये मेल के अंदर गैमिट बनेगा और वहीं फीमेल में जब हम जाते हैं तो ओवोजेनेसिस, ओवोजेनेसिस के तहत जो है फीमेल में ओवा बन जाता है। तो इस तरह से मेल एंड फीमेल गैमिट बन जाते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला जो चरण है, वो गैमिटोजेनेसिस है, यानी गैमिटोजेनेसिस के माध्यम से मेल एंड फीमेल गैमिट बनते हैं। अगर ये दोनों गैमिट अलग अलग हैं, सेपरेटली हैं, आपस में ये नहीं मिल रहे हैं, तो इसे हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे जीवधारी हैं जिनके अंदर सीधे इस गैमिट से ही यंग वन बनता है, तो उसे हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं या पार्थिनोकार्पी के थ्रू ये चीज़ें बनती हैं। लेकिन मनुष्य में ऐसा नहीं है कि बडिंग हो गया या अन्य किसी पार्ट से वो बन गया। ये दोनों एग और ओवम को मिलना पड़ेगा। जब ये आपस में मिलेंगे तो ही जाकर के इसको हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस मानेंगे। तो आइए, ये पहला चरण हमारा होगा, इसको हम गैमिटोजेनेसिस। अब दूसरे चरण की तरफ हम लोग चलते हैं, जिसको हम इंसेमिनेशन कहते हैं, यानी फीमेल और मेल गैमिट का आपस में मिलना। ये वाटर तो है नहीं, तो किसी तरह से मेल का गैमिट जो स्पर्म है वो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में जब इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन तो मेल गैमिट का यानी स्पर्म का फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंचना, इसको हम कहते हैं इंसेमिनेशन। जब इंसेमिनेशन हो जाएगा, उसके बाद से क्या होगा, ये जैसे ओवम है, अंडाणु है, और ये हमारा शुक्राणु है। तो ये शुक्राणु जो है इसके अंदर इंटर करेगा, तो इन दोनों के मिलने से जो चीज़ बनेगी वो हमारा बनेगा जाइगोट। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, यानी जाइगोट का बनना होगा।
तो इसके बाद जब ये जाइगोट बन जाएगा तो जाइगोट का जो है मादा के यूट्रस के अंदर यूट्राइन वॉल में उसका इम्प्लांटेशन होगा, यानी वो प्रत्यारोपित होगा, तो इसको हम कहेंगे इम्प्लांटेशन। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट जब ये इम्प्लांट हो जाएगा उसके बाद से ये फीमेल के यूट्रस से अपने नरिशमेंट को, यानी उसके नरिशमेंट को ये लेगा, तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे गैस्टेशन, यानी ये भ्रूण का विकास इसके अंदर होगा, यानी जिसको हम हमल ठहरना करते हैं या गर्भ पीरियड कहते हैं। उसके बाद से ये बच्चा जब 9 मंथ का हो जाएगा बेबी, तो इसको हम कहेंगे, यानी इसकी डिलीवरी होगी तो इसको हम कहेंगे पार्चुरेशन, यानी साइंस की भाषा में इसको कहेंगे पार्चुरेशन। और आफ्टर पार्चुरेशन ये बच्चा जब आ जाएगा दुनिया के अस्तित्व में, दुनिया में आ जाएगा, तो इसका होगा ब्रेस्ट फीडिंग या लैक्टेशन। तो इन सारे चरणों के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बात करेंगे। आइए अब हम लोग मेल सेक्स ऑर्गन को देखते हैं, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से हैं, आइए उन्हें देखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, किसी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आप देखोगे तो इसमें 2 तरह के ऑर्गन आपको मिलेंगे। एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरा हमको मिलेगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी। तो देखिए प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन होगा इसमें हमारा टेस्टिस होगा। आप बिल्कुल नहीं सोचना कि आपका पेनिस जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ऐसा नहीं है। टेस्टिस हमारा मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ये करता क्या है? टेस्टिस को मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बताया गया है? ये आप जानते हो कि 1 पेयर होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ इसकी लोकेशन होती है। 1 पेयर है, ये टेस्टिस 1 पेयर है। ये करता क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी गैमीट इसी के अंदर बनते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू जो है इसी से स्पर्म का निर्माण होता है। तो इसीलिए यह पहला काम यानी स्पर्म का निर्माण करना, यानी गैमीट का फॉर्मेशन इसी टेस्टिस के अंदर होता है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम हार्मोन का सिक्रीशन होता है। तो हार्मोन इसके अंदर जो बनेगा एंड्रोजन या इसी मेन एंड्रोजन हम देखेंगे टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बनेगा। इसीलिए इसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। और ये यानी स्पर्म का बनना और हार्मोन का रेगुलेशन या बनना, ये दोनों चीज़ें टेस्टिस के अंदर ही होती हैं। इसीलिए इसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। अब हम चलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जो इसके कंडक्शन का और ट्रांसपोर्टेशन का और इसके नरिशमेंट का और सारी चीज़ों का काम करते हैं। तो आइए इसमें हम देखेंगे, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सेसरी डक्ट के बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटैलिया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके देखेंगे। अब आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी टेस्टिस जो सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है ये क्या है और कहाँ स्थित होती है और इसमें कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं। सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग एक्सेसरी डक्ट के बारे में, एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में और एक्सटर्नल जेनिटैलिया के बारे में एक एक को बिल्कुल क्लियर करते चलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारी टेस्टिस है, ये मेल का टेस्टिस मेन सेक्स ऑर्गन है। टेस्टिस को देखेंगे तो ये कहाँ इस टेस्टिस को देखें आप, इसकी लोकेशन क्या है भाई। सबसे पहले हम इसका शेप साइज भी देख लेते हैं। टेस्टिस हम जानते हैं कि मेल
मेल गैमिट यानी गैमिट का फॉर्मेशन यहीं से होगा, स्पर्म का बनना यहीं से होगा भाई। तो इसका अगर हम लोकेशन देखें, लोकेशन ह्यूमन बीइंग के केस में लोकेशन क्या है, सिचुएटेड क्या है, पेल्विस रीजन। पेल्विस रीजन ये कहाँ स्थित है भाई, हमारे बॉडी के पेल्विस रीजन में स्थित है, यानी एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में स्थित है। इसको हम लोग देखेंगे पेल्विस। इसकी चौड़ाई अगर देखेंगे, याद करने के लिए पहले चौड़ाई में ले रहा हूं 2 से लेकर के 3 सेंटीमीटर तक। इसकी लेंथ को देखेंगे तो 2, 3, 4, 5, 4 से लेकर के 5 सेंटीमीटर तक। और वेट अगर आप इसका देखोगे तो 20 से लेकर के 25 ग्राम तक इसका वेट होता है। ठीक है, अच्छा ये तो हमारा है इसका यानी टेस्टिस का शेप, साइज। हाँ शेप भी यहाँ देख लेते हैं, शेप इसका देखोगे तो यह ओवल होता है। और एक्स्ट्रा एब्डोमिनल यानी एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मिनल होता है ये, यानी बॉडी के बाहर स्थित होता है। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या ये बॉडी के यानी जब हम भ्रूणी अवस्था में होते हैं या ह्यूमन बींग्स भ्रूणी अवस्था में होता है, क्या उस समय भी एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ही होता है या आफ्टर बर्थ यह एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है? तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। हम जानते हैं कि जब भ्रूण जो है माँ के गर्भ में होता है तो उसके बॉडी के अंदर यह इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी में ही बनता है। बनना इसका वहीं पे है 7 महीने के बाद, मतलब बिफोर बर्थ टेस्टिस डिसेंड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी टू द स्क्रोटम। यानी 7 महीने के बाद, यानी बिफोर बर्थ, यानी बच्चे के जन्म से पहले, यानी 7 महीने के बाद जनरल से जो प्रोसेस होती है या टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी से निकल करके इंगुइनल कैनाल, अभी हम लोग देखते हैं इंगुइनल कैनाल के माध्यम से आकर के एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी जो हमारा स्क्रोटम है यानी वृषण कोश है उसमें आकर के स्थित हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब एक बात और यहीं पे ध्यान दीजिए कि जो मनुष्य है इसमें एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, लेकिन थोड़ा सा एलिफेंट को आप देखिएगा, कभी आपने अंदाज़ा लगाया होगा या एलिफेंट को देखा होगा तो एलिफेंट में कैसा दिखता है आपको? क्या उसके बॉडी के बाहर कोई चीज़ मतलब हैंगिंग अवस्था में होती है? देखिए आप थोड़ा ज़्यादा लगाइए, देखिए तो आपको लगेगा कि हाथी के अंदर तो भाई उसका जो टेस्टिस है वो तो बाहर दिखता ही नहीं है। तो ये बाहर रहने का क्या कारण है, क्या रीजन है, क्यों बाहर हम लोगों में है, ये सब भी बातें हैं। तो ये रीजन देख लेते हैं। रीजन ये प्रकृति ने हमारे बॉडी के बाहर इसको क्यों रखा है। तो देखिए हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस टेम्परेचर पे हमारा स्पर्म जो है किल हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं संपन्न हो पाएगी। तो इसीलिए प्रकृति ने टेम्परेचर को मिनिमाइज करने के लिए हमारे बॉडी से बाहर इसको निकाल दिया। और ये करता क्या है, 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक एक्स्ट्रा एब्डोमिनल में आ जाने के कारण हमारे टेस्टिस का, जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं, यानी स्क्रोटम के अंदर वृषण कोश के अंदर जब ये आ जाते हैं तो 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिनिमाइज हो जाता है और यह सूटेबल टेम्परेचर है फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन, यानी स्पर्मेटाइजेशन की प्रक्रिया इसके अंतर्गत प्रयासाली से संपन्न हो जाती है। अगर बॉडी के अंदर ही टेस्टिस रह गए तो ये स्पर्मेटाइजेशन की प्रक्रिया सही ढंग से संपन्न नहीं हो पाएगी। इसीलिए ये ऐसी प्रक्रिया है कि हमारे बॉडी से बाहर है, वो टेम्परेचर को मिनिमाइज करता है। लेकिन आप एलिफेंट में देखेंगे तो उसका तो बाहर है ही नहीं। तो आप कहोगे कि सर आप तो कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होना चाहिए फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, तो हाथी का तो उसके बॉडी के अंदर रहता है। हम लोग देखते हैं तो वो कैसे वो इनफर्टिलिटी की तरफ वो नहीं जाता है, वो कैसे वो फर्टिलिटी की तरफ होता है, हाथी के वंशज कैसे चल रहे हैं, हाथी की संतानें कैसे आगे बढ़ रही हैं। हाँ होता है। होता क्या है, उसके बॉडी के अंदर से हाथी को देख लीजिए या जो मैमल्स वाटर मैमल हैं, वाटर मैमल को आप देख लीजिए, वाटर मैमल। तो वाटर मैमल में आप देखोगे जैसे व्हील है,
व्हेल मछली को देखिए, सील देखिए ना, व्हेल है, सील है, इनको देखिए तो आप क्या पाओगे, इनके अंदर जो आप देखोगे कि यह भी इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी में ही इनके जो टेस्टिस हैं वो सिचुएटेड होते हैं। तो ये कैसे बच जाते हैं, ये करते क्या है, इंटर काउंटर मैकेनिज्म, इंटर काउंटर फील्ड डेवलप कर लेते हैं अपने टेस्टिस के चारों तरफ, जिसकी वजह से वो टेम्परेचर को मिनिमाइज करने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये बात है, इसको ध्यान रखिए। अब हम लोग थोड़ी सी बातें और ध्यान देते हैं कि जनरल सा प्रोसेस तो ये है कि वो एब्डोमिनल कैविटी से निकल करके और हमारे स्क्रोटम में यानी एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों का, अगर मान लीजिए कई लोगों का आप देखे होंगे, एक बीमारी हो जाती है क्रिप्टोर्किडिज्म नाम की बीमारी हो जाती है। इसमें क्या होता है, 7 महीने के बाद उस बेबी का टेस्टिस जो है बाहर यानी एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में, स्क्रोटम में नहीं आता है, वो बॉडी के अंदर ही सिचुएटेड हो जाता है। तो ऐसे पुरुष जो है स्टेराइल हो जाते हैं, स्टेराइल हो जाएंगे, नपुंसक हो जाएंगे, स्टेराइल। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, तो स्टेरिलिटी की तरफ ले जाएगा ये। अच्छा, कई बार जो इंग्विनल कैनाल है उसके माध्यम वो बंद हो जाते हैं जनरली, लेकिन अगर बंद नहीं होंगे तो इंग्विनल हार्निया हो जाती है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग थोड़ी सी बातें और देखते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारी टेस्टिस है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसी से जो है स्पर्म का बनना है, इसी से हार्मोन का सिक्रीशन होना है। तो टेस्टिस के कौन कौन से पार्ट हैं, आइए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो टेस्टिस को जब हम देखते हैं तो टेस्टिस की 3 लेयर हमको मिलेगी। सबसे बाहर की तरफ आप जो देखोगे तो टेस्टिस की लेयर होगी, इसको हम वेजनलिस, यानी इसको हम एक सब नाम देंगे, ट्यूनिका, कवर को हम ट्यूनिका भी कहते हैं, ट्यूनिका। तो इसको हम सबसे टेस्टिस की जो सबसे बाहरी लेयर होगी उसको हम ट्यूनिका वेजनलिस कहेंगे। उसके बाद से दूसरी जो लेयर होगी उसको हम ट्यूनिका अल्बुजिनिया कहेंगे, और तीसरी जो लेयर होगी वो ट्यूनिका वेस्कुलोसा कहेंगे। तो ये तो हमारी हो गई एक टेस्टिस की जो 3 दीवारें हैं उसके बारे में हमने बात की। अब हम लोग थोड़ा सा इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। हमने जाना कि ट्यूनिका वेजनलिस, ट्यूनिका अल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ये तीनों जो लेयर हैं एक टेस्टिस की। अब हम टेस्टिस को थोड़ा सा देखते हैं कि जैसे ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी है, सपोज कर लीजिए ये हमारी क्या है, एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है, ये हमारी क्या है भाई, एब्डोमिनल कैविटी है। अब इस एब्डोमिनल कैविटी से आप देखोगे कि नीचे की तरफ ये हमारा एक्स्ट्रा एब्डोमिनल जो कैविटी है ये है हमारा, ये क्या है, स्क्रोटम, स्क्रोटम। इसको हम क्या कहेंगे भाई, स्क्रोटम, या इसी को कहेंगे वृषण कोश, वृषण कोश, ठीक है। अब इस वृषण कोश में हमारे वृषण आते हैं, ये एब्डोमिनल कैविटी से नीचे की तरफ डाउन करते हैं। तो ये पोर यहाँ पाई जाती है, 2 पोरें, इधर इस साइड में भी इस साइड में भी। तो ये जो पोर आप देख रहे हो इसी को हम कहते हैं इंग्विनल कैनाल, इंग्विनल कैनाल, ठीक है, इंग्विनल कैनाल है। इसी पोर के थ्रू जो है हमारे टेस्टिस को इस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पोर्शन में आकर के, स्क्रोटम में आकर के स्थित होना है। तो ये हमारा इंग्विनल कैनाल है, ये जनरली बंद हो जाता है, लेकिन ये बंद नहीं होगा, तो वही मैं बता रहा था आपको कि इंग्विनल हार्निया हो जाती है। तो हालांकि इसको सर्जरी के माध्यम से ठीक भी किया जाता है। तो एक बात और ध्यान रखिए, कई बार जो है ये जब नहीं डिसेंड हो पाता है तो वो इनफर्टिलिटी की तरफ तो ले ही जाता है। अब हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है। इस जो हमारा हमने टेस्टिस के बारे में तो देख ही लिया कि इसकी 3 लेयरें पाई गई, लेकिन जो स्क्रोटम है, इस स्क्रोटम में क्या क्या चीज़ें हैं और ये कैसे हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मिनिमाइज करने में सफल हो जाता है। तो देखिए इसके
इसके अंदर जो दीवारें पाई जाती हैं मसल, यह देखें एक सबसे पहली जो लेयर पाई जाती है यहाँ पे एक स्क्रोटम की ये पहली दीवार है। इस लेयर को आप ध्यान से देखें, ये हमारी फर्स्ट लेयर है, इसको हम कहते हैं क्रीमास्टर मसल। इसका नाम क्या है भाई? क्रीमास्टर मसल। ये क्रीमास्टर मसल क्या करती हैं? ये स्केलेटन होती हैं, स्केलेटल मसल होती हैं, ठीक है। तो स्केलेटल मसल होती हैं, इसीलिए हम अपने पेट को थोड़ा, पेट की एब्डोमिनल जो कैविटी है इसको हम सिकोड़ सकते हैं स्केलेटल मसल को ही। ये हमारे वॉलंटरी भी होती हैं तो इसको हम खींच सकते हैं। तो एक दीवार ये है। दूसरी दीवार को देखें, एक और दीवार पाई जाती है, ये तो हमारी हो गई क्रीमास्टर मसल, ठीक है। और ये हम देख रहे हैं कि सेप्टा बन जाता है, क्रीमास्टर मसल हो गई। और दूसरी मसल देखें, एक और मसल पाई जाती है, ये देखिए दूसरी जो मसल है हमारी, ये स्मूथ होती है, जिसे हम डॉर्टस मसल कहते हैं। ये हमारी क्या है भाई? डॉर्टस मसल। ये क्या है? डॉर्टस मसल। तो ये दो मसल पाई जाती हैं, ये स्मूथ होती है। तो ये क्रीमास्टर मसल और डॉर्टस मसल का काम क्या है? इनका महत्वपूर्ण काम ये है कि हमारे जो स्क्रोटम है उसके शेप साइज को इस तरह से मेंटेन करना कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है वो जो हो रही है वो नॉर्मल हो और ह्यूमन बीइंग जो है फर्टिलिटी की तरफ जाए, ना कि इनफर्टिलिटी की तरफ। तो ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है। करता क्या है? ये क्रीमास्टर मसल जो है हम देख रहे हैं कि स्केलेटल मसल है, ये इंग्विनल कैनाल के माध्यम से ये निकल करके आई हुई हैं। यही इंग्विनल कैनाल है, इन्हीं से निकल करके ये आती हैं। तो ये क्या करती हैं? हमारे स्क्रोटम को ऊपर की ओर, यानी जाड़े के समय में बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ऊपर की ओर खींचती हैं। और ये क्रीमास्टर मसल, डॉर्टस मसल इसके शेप को सिकोड़ करके छोटा कर देती हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि जाड़े के समय में हमारा जो स्क्रोटम होता है, यानी वृषण जो होते हैं, हमारे बॉडी के काफ़ी नज़दीक चले आते हैं ताकि उनका टेम्परेचर मेंटेन रहे। और गर्मियों आप देखे होंगे कि बिल्कुल ये ढीले हो जाते हैं, यानी जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमारे बॉडी से दूर रहते हैं ये। तो ये दोनों मसल कार्य करती हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो वृषण है वो इसी स्क्रोटम में स्थित होता है। यह ओवल शेप का एक वृषण यहाँ पे स्थित होगा और एक वृषण यहाँ पे स्थित होगा। ये दो वृषण हमारे पाए जाएंगे। अब इसकी बात हम लोग आगे देखते हैं। अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि किस तरह से हमारे स्क्रोटम में ये दोनों हमारे टेस्टिस उपस्थित हैं, और अब हम लोग देखेंगे कि इस टेस्टिस के अंदर क्या है और किस तरह से हमारा स्पर्म इसके अंदर बनता है। तो देखें, अभी हम लोगों ने बात किया था कि टेस्टिस की जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, एल्ब्यूजिनिया, पहला हम लोगों ने ट्यूनिका वैजिनालिस, दूसरी जो लेयर है वो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया क्या करती है? इस टेस्टिस के अंदर ये फोल्ड बनाती है, ये फोल्ड बनाएगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो फोल्ड बनेंगे इसी को हम कहेंगे टेस्टिक्यूलर लैब्यूल, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। ये टेस्टिक्यूलर लोब्यूल जो है कितने होते हैं? यानी पराग पालियां, यानी शुक्र पालियां, ये आप देखेंगे कि 250, एक टेस्टिस के अंदर 250 पालियां होती हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस पाली के अंदर क्या है।
क्या यहीं पे स्पर्म बनता है? देखिए इस पाली के अंदर क्या होता है, एक और ट्यूब पाई जाती है जिसे हम कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये देखिए शुक्रजन नलिकाएं ये हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसको हम कहेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या नाम देंगे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हमारे टेस्टिस के अंदर, एक टेस्टिस के अंदर 250 लोब्यूल हैं और इस लोब्यूल के यानी प्रत्येक लोब्यूल के अंदर 1 से लेकर के 3 तक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इस तरह से अगर हम देखें तो 250 जो ट्यूब्यूल हैं और उसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है तो 25 या मोटा मोटी अगर हम देखें तो 75 750 अप्रॉक्सीमेटली जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होंगे। अब हम लोग इसके सेक्शन को इससे एक लेब्यूल टेस्टिकुलर लोब्यूल को एक को हम आइए कट करके देखते हैं कि ये कैसा हमको दिखता है और कौन कौन सी चीज़ें इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। तो देखिए जब हम एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को का सेक्शन काटते हैं तो आइए देखते हैं उसमें किस तरह की सेल पाई जाती हैं और वो क्या होता है। टीएस ऑफ टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। तो जब हम एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल का सेक्शन काटते हैं तो देखिए हमको दिखता कैसे है। ये सपोज कर लीजिए कि ये हमारा एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल है, ठीक है। अब देखिए इस टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर अब हमको मिलेगा क्या, हम देखेंगे कि इसमें 2 तरह की चीज़ें मिलती हैं, 2 तरह की सेल हमको दिखाई देंगी। आइए देखते हैं। अभी हमने देखा कि एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर 1 से लेकर के 3 तक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती हैं, तो हम इसमें मोटा मोटी 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को ले रहे हैं। आइए देखते हैं, 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को यहां दिखाते हैं। ये हमारी एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो गई और सपोज कर लीजिए ये हमारी एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो गई। अब इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये इसके अंदर जब हम देखेंगे इस ट्यूब्यूल के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसी के अंदर जो है स्पर्म बनते हैं। तो इसमें किस तरह की सेल दिखाई देती हैं आइए इसको देखते हैं। देखिए इसमें कुछ बड़ी बड़ी सेल आपको दिखाई देंगी, ये कुछ बड़ी बड़ी सेल दिखाई देती हैं और कुछ जो है ये देखिए इस तरह की सेल आपको दिखाई देंगी। ठीक है, और कुछ दूसरे प्रकार की सेल हमको दिखाई देती हैं। ये देखें ये इस प्रकार की सेल है, ये दूसरी तरह की सेल दिखाई दे रही हैं। तो अब ये इनका नाम क्या है, ये 2 तरह की जो सेल हमको दिखाई दे रही हैं ये इनका नाम क्या है आइए देखते हैं। तो जो ये सेल आपको दिखाई दे रही है, ये जो सेल है यही है जर्म सेल, जर्म सेल या यही है स्टेम सेल, स्टेम सेल। इन्हीं से स्पर्मेटिड का निर्माण होगा यानी स्पर्म का निर्माण होगा, स्पर्मेटिड ये है। तो ये जब पुरुष में जो होती हैं इनके अंदर ये ऐसी क्षमता होती है कि स्पर्म का जो बनना है वो इवन डेथ तक बनता है। 80-80 वर्ष तक के जो पुरुष होते हैं उनके अंदर स्पर्म का बनना पाया जाता है थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोगोनिया है ये यानी जर्म सेल है, इनके माध्यम से स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक,
दूसरी जो ये सेल हमको दिखाई दे रही है, ये सेल जो दिखाई दे रही है, इनको हम कहेंगे नर्स सेल। नर्स सेल, आइए देखते हैं, ये हमारी हो गई नर्स सेल। नर्स सेल, या इसी को एक और नाम देते हैं सर्टोली, सर्टोली सेल। अब हम लोग देखेंगे कि दो तरह की सेल यहां पाई जा रही हैं, एक नर्स सेल और दूसरा हमारा हो गया सर्टोली सेल। तो ये जो स्पर्म, जो जर्म सेल है, या जो हम, ये हमारा जो स्टेम सेल है, ये स्पर्मेटिड यानी इनसे स्पर्म का निर्माण होना है। और इस निर्माण की प्रक्रिया में अभी हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। तो ये हमारी जो नर्स सेल है, ये नर्स से ही आप समझ रहे हैं, या सर्टोली सेल या उपचारक का काम करती हैं। यानी ये क्या करेंगे, इस स्पर्म को सपोर्ट करेंगी, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगी। जो पहले से स्पर्म हैं उनके जो प्रोटोप्लाज्म है उनको डीके की तरफ ले जाएंगी, या पहले से हैं तो उनको मैच्योरिटी की तरफ ले जाएंगी। और कुल मिलाकर के ये क्या करती हैं, नर्स सेल जो है इस स्पर्म को सरवाइव करने में मदद करती हैं। यानी इनको न्यूट्रिशन उपलब्ध कराना, ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, ये सारा काम इस नर्स सेल का है। तो इस तरह से हमने देखा कि इस जो हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है उसके अंदर ये चीज़ हमको मिली, दो प्रकार की सेल, एक जर्म सेल या स्टेम सेल, और या इसको स्पर्मेटिड सेल कहते हैं, और दूसरा हमको नर्स सेल मिली या सर्टोरी सेल। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं ये जो खाली स्थान हमको दिख रहा है एक लोब्यूल के अंदर, ये यहाँ पे भी कुछ सेल पाई जाती हैं, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट। तो चूंकि आप देख रहे हैं कि ये जो सेल पाई जा रही हैं इंटरस्टिशियल, इनको कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल, या एक और नाम देते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं लीडिंग सेल। लीडिंग सेल वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये लीडिंग सेल है, या इसी को इंटरस्टिशियल सेल के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये इंटरस्टिशियल सेल का काम क्या है, या लीडिंग सेल का काम क्या है। देखते हैं ये वाला जो पोर्शन है इस इंटरस्टिशियल सेल में, हम यह भी देखते हैं कि इसमें ब्लड पाया जाना, ब्लड का पाया जाना, प्लस लिम्फ का पाया जाना, लिम्फ, और प्लस जो है एंटी इम्यूनोग्लोब्यूलिन सेल, यानी अन्य जो चीज़ें होंगी उनसे ये रक्षा भी करेगा स्पर्म का। तो ये है लीडिंग सेल, या ब्लड, लिम्फ वगैरह सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये लीडिंग सेल का काम क्या है। ये देखें, लीडिंग सेल सिक्रीट करती हैं, सिक्रीट हार्मोन, ये हार्मोन सिक्रीट करती हैं। वो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन सिक्रीट करती हैं, जो मेन एंड्रोजन हार्मोन है, एंड्रोजन। तो मेन एंड्रोजन हार्मोन है। इस हार्मोन के सिक्रीशन से ही आप देखते हैं कि मेल के अंदर मेल कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं, उसकी आवाज़ पतले से भारी हो जाती है, कंधे मजबूत हो जाते हैं, मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी दाढ़ी मूंछ का आना हो जाता है, यानी पवर्टी हीट कर जाती है। ये नियर अबाउट 13 ईयर्स पे, 13 वर्ष का जब एक पुरुष हो जाता है, 12 से 13 वर्ष की अवस्था में ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। अब हम लोग देखेंगे अभी कि ये कहाँ से रिलीज होता है। अब ये रिलीज जब होता है तो उसके अंदर चेंजेस आते हैं और उसका कदकाठी भी बढ़ जाता है।
तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करने में मदद करता है और एग्रेसिवनेस भी लाता है। इसीलिए देखेंगे कई तरह के ऐसे जानवर, जैसे बैल, वो सांड होता है, उसका टेस्टिस वैसे ही रहता है, अब वो किसी को पाए तो उठा के पटक दे, लेकिन जब आप देखेंगे कि उसी का जब टेस्टिस निकाल दिया जाता है तो वो बिल्कुल सीधा हो जाता है, उसको हल में जोता जा सकता है। तो ये एग्रेसिवनेस को भी एक्सप्रेस करता है। इस तरह से बकरा को देखे होंगे, जनरली जो बकरे होते हैं जिनका टेस्टिस नहीं निकाला गया है वो किस तरह का बिहेव करते हैं, और जो जिसका टेस्टिस निकाल दिया जाता है उसका बिहेव देखिए बिल्कुल सिंपल हो जाता है। तो ये एग्रेसिवनेस को भी एक्सप्लेन करता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये हमारा टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन है। ये अब हम लोग देखेंगे कि ये कैसे ये सारी प्रक्रियाएं स्टिमुलेट होती हैं। क्या ये जो लीडिंग सेल है या इंटरस्टिशियल सेल है, क्या अपने आप से ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालने लगेंगी, या क्या ये जो हमारी जर्म सेल्स हैं या जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, क्या ये अपने आप से जो है स्पर्म का प्रोडक्शन करने लगेंगी? क्या इनके ऊपर कोई नियंत्रण है किसी का? तो आप देखेंगे कि यस, अगर नियंत्रण नहीं होता तो ये मनमाने ढंग से अपने कार्य को संपादित करती, तो फिर सारी बॉडी की फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती। इसलिए इनके ऊपर कोई न कोई नियंत्रण है। तो आइए देखते हैं हम हार्मोनल कंट्रोल को देखते हैं। तो इनके ऊपर हार्मोनल कंट्रोल होता है। अब उस हार्मोनल कंट्रोल को आइए हम देखते हैं, थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को हम मिटाते हैं। अब देखिए हार्मोनल कंट्रोल, अब हम लोग बात करते हैं हार्मोनल कंट्रोल की तरफ चलते हैं। हार्मोनल कंट्रोल, तो देखिए हार्मोनल कंट्रोल में हम लोग क्या देखेंगे? हार्मोनल कंट्रोल, इनके ऊपर हार्मोन का प्रभाव होता है। हम लोग जानते हैं कि हमारा माइंड जो है उसका सेरिब्रम जो पोर्शन है, यहाँ से देख लीजिए, ये हमारा है, सपोज कर लीजिए हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस जो सेरिब्रम वाले पोर्शन में हमारा हाइपोथैलेमस है, यह हाइपोथैलेमस आके जुड़ जाता है हमारी पिट्यूटरी से। ये हमारी अग्र पिट्यूटरी है और ये पश्च पिट्यूटरी है। तो ये हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है, आइए देखते हैं। ये हाइपोथैलेमस से निकलेगा GnRH, गोनाडोट्रोपिन, GnRH रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये जब निकलते हैं तो ये पिट्यूटरी को, जो अग्र पिट्यूटरी है, इसको स्टिमुलेट करते हैं, इसको बताते हैं कि भैया अब तुम अब तुम अलर्ट हो जाओ, क्योंकि यह बंदा अब सयाना हो गया है, अब तुम जो है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए कुछ उपाय करो। तो देखिए अब ये करता क्या है, जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इस पिट्यूटरी को हीट करते हैं तो ये पिट्यूटरी जो है दो तरह का हार्मोन सीक्रेट करती है, एक हमारा LH और दूसरा FSH, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दो तरह का हार्मोन ये हमारी अग्र पिट्यूटरी निकालती है। इसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या ICSH भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इसका नाम है। तो देखिए हम लोग देखेंगे, इसको भी देखेंगे और इसको भी देखेंगे। तो इंटरस्टिशियल से ही आप देख रहे हैं कि ये क्या करेगा, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता क्या है, ये सीधे जाता है और ये इंटरस्टिशियल जो सेल हैं, जो लीडिंग सेल के नाम से जानी जा रही हैं, इनको कहता है कि भैया अब तुम अलर्ट हो जाओ
और टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन सीक्रेट करो। तो जब ये इस पे एक्ट करती हैं तो ये टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन ये रिलीज करता है, जो मेन एंड्रोजन हार्मोन है, एंड्रोजन हार्मोन। तो मेन एंड्रोजन हार्मोन जब ये टेस्टोस्टेरोन इसके ऊपर एक्ट करता है, उसके बाद ये क्या करते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और जब जैसे ही प्रवेश करते हैं तो अब इसके अंदर एक चीज और हम देखते हैं, जैसे ही इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो ये इसमें से निकल करके फिर वापस आना चाहते हैं। तो यहाँ पे सर्टोली सेल जो है, सर्टोली सेल यही तो इंतजार कर रही हैं कि आ जाओ भैया। सर्टोली सेल, जैसे ही सर्टोली सेल देखती है कि ये इंटर कर गया है, तो ये ABP एंड्रोजन बॉन्डिंग प्रोटीन ये तत्काल रिलीज करती हैं, और ये इसको क्या करता है, यहीं पे ट्रैप कर लेता है, और इस तरह से यह जो स्पर्म यहाँ पे स्पर्म का बनना होता है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया संपादित हो जाती है, और यहाँ पे स्पर्म बन जाते हैं। और बाकी जो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाते हैं, और यहाँ से ब्लड कैपिलरी के थ्रू, यानी ब्लड के थ्रू जो है पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर जाते हैं, जिसके माध्यम से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। तो ये तो हमारा काम रहा LH का, ICSH का। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि ये सर्टोली सेल और इंटरस्टिशियल सेल अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही हैं। अब हम लोग इसमें देखते हैं, अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारी ये जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आकर के इसको स्टिमुलेट कर रही हैं, और ये एक बात ध्यान रखिएगा कि FSH आकर के सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करती हैं कि तुम भैया ABP बनाओ, एंड्रोजन बॉन्डिंग प्रोटीन बनाओ, ताकि ये अंदर घुस गया है तो इसको ट्रैप किया जा सके, और इस तरह से यह स्पर्म का निर्माण हो जाता है। तो आइए इस मैकेनिज्म को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर पिट्यूटरी से LH हार्मोन जो निकला, इसने क्या किया, लीडिंग सेल या ये इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग सेल को स्टिमुलेट किया, यहाँ से टेस्टोस्टेरोन निकला और ये अंदर हीट किया। फिर हम लोगों ने देखा FSH ने जाकर के सर्टोली सेल को स्टिमुलेट किया, और यहाँ से ये ABP यानी एंड्रोजन बॉन्डिंग प्रोटीन यहाँ से निकला, और इसको इसने टैप किया, और इस तरह से हमारा स्पर्म का निर्माण हुआ। तो इसको थोड़ा सा हार्मोनल कंट्रोल को हम लोग ग्राफिकल वे में भी समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा क्या कि जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस ने क्या किया भाई, GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यहां से निकला। इसने क्या किया, पिट्यूटरी पे गया, और पिट्यूटरी पे जाकर के इसका जो एंटीरियर पोर्शन था उसको इसने प्रेरित किया। तो जब इसने प्रेरित किया तो क्या हुआ भाई, इसने दो तरह का हार्मोन निकाला, एक LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दो तरह के हार्मोन यहाँ सीक्रेट हो गए। अब हम लोगों ने क्या देखा कि LH ने क्या किया भाई, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये। तो LH ने क्या किया, अभी हम लोगों ने देखा कि उससे वो क्या किसको जाकर के हिट किया भाई, लीडिंग सेल को, लीडिंग सेल, या इसी को इंटरस्टिशियल यानी ICSH
यस एच इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग सेल को जाकर इसने हीट कर दिया। तो जब इसने लीडिंग सेल ने इसको हीट किया तो इसने क्या किया, ये सीक्रेट किया। क्या सीक्रेट किया भाई, इसने सीक्रेट किया एंड्रोजन, एंड्रोजन नाम का हार्मोन सीक्रेट किया, यानी स्पेशली जो है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज कर दिया। तो इस तरह से इसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो गए। और जब ये टेस्टोस्टेरोन जो है रिलीज हुआ है तो ये कहाँ ले जा रहा है भाई, स्पर्मेटोगोनिया की तरफ ले गया। और इसने क्या किया, स्पर्मेटिड को हिट किया और यहाँ से स्पर्म बन गए। ठीक, ये प्रक्रिया हमने देखी। तो इसको शॉर्ट में अगर याद करना चाहें तो आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हो। ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है, यहां लिख लो, हाइपर टेस्ट ले लो यार, बस हाइपर टेस्ट ले लो यार। तो इससे आपके दिमाग में बैठा रहेगा हाइपर, यानी हाइपोथैलेमस से जो GnRH निकलता है वो एट द लास्ट क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को निकलता है। और ले से यानी ले लो यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और लो यानी लीडिंग सेल, और यार लीडिंग सेल यानी एंड्रोजन। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। लीडिंग का मतलब भी होता है कि लीड करना, आगे की तरफ बढ़ना। तो भाई जो भी लीडिंग करेगा वो एग्रेसिव नेचर का होगा ही। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये हमारा हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फैक्टर। अब हम लोग चलते हैं FSH। अभी हम लोगों ने देखा ये जाकर के किसको स्टिमुलेट कर रहा है भाई, अभी हम लोगों ने देखा कि FSH अब हम लोग देखते हैं कि ये तो हमारा हो गया LH का। अब FSH क्या करेगा भाई, अभी हम लोगों ने देखा कि FSH क्या कर रहा है, सार्टोली सेल या इसी को हम लोग सार्टोली सेल को जाकर के स्टिमुलेट करेगा, या नर्स सेल की बात हम लोगों ने किया था। तो इसको जब स्टिमुलेट करेगा तो ये क्या होगा, स्पर्म मैचुरेटिंग फैक्टर को ये स्टिमुलेट करेगा। और जब ये यानी ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को सिक्रीट करेगा ये। और जब ये सिक्रीट करेगा तो ये क्या होगा, स्पर्मेटिड से ही जाकर के यहाँ भी मदद करेगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि स्पर्म हमारा मैच्योरिटी की तरफ आ जाएगा। यानी कुल मिला के हम देख रहे हैं कि स्पर्म के प्रोडक्शन में हमारा LH और FSH ये दोनों जो है महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। अब हम लोग सोचें कि क्या ये प्रक्रिया स्पर्म का बनना कंटिन्यू जारी रहेगा, टेस्टोस्टेरोन का बनना कंटिन्यू जारी रहेगा, या चेकअप भी होगा। तो जब ज़रूरत है, हमारी बॉडी बहुत ही इंटेलिजेंट है, जब हमें ज़रूरत है तभी जा कर के इसका जो है बनना जारी रहेगा। अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसका बनना चेकअप होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा है जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, अपने बॉडी से स्पर्म को इजैकुलेट नहीं कर रहा है, नहीं निकाल रहा है, तो अब फालतू उसके अंदर वो बॉडी के अंदर बनने की स्पर्म की क्या ज़रूरत है। तो उसको चेकअप होना चाहिए, रुकना चाहिए, क्योंकि तो इसके लिए भी कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए। तो देखें इसके अंदर नेगेटिव फीडबैक पाया जाता है। अब देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि यह टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन जब ज़रूरत हमारे बॉडी को नहीं होती है, यानी व्यक्ति स्पर्म को इजैकुलेट नहीं कर रहा है, बाहर नहीं निकाल रहा है शरीर से, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसके स्पर्म के प्रोडक्शन को चेकअप होना चाहिए, इसको रुकना चाहिए। तो इसीलिए टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन सबसे पहले पहुंचता है पिट्यूटरी के पास, अग्र पिट्यूटरी के पास पहुंचता है और कहता है भैया बंद करो, अब हमें ज़रूरत नहीं है,
अब टेस्टोस्टेरोन के बनने की ज़रूरत नहीं है, स्पर्म बनाने की अब ज़रूरत नहीं है, ये आदमी इजैकुलेट नहीं कर रहा है, इसके बॉडी में जो एनर्जी ये यूज हो रही है वो दूसरे कार्यों में लगनी चाहिए। कि हम जानते हैं कि स्पर्म जो बनते हैं वो काफ़ी हमारे अंदर जो कीमती प्रोटीन होते हैं उनका यूटिलाइजेशन करके बनते हैं। कि स्पर्म का निर्माण जो है लगभग 2 महीने के बाद होता है, 16-17 दिन के बाद आप समझिए वो प्रक्रिया संपन्न होती है और हमारे बॉडी के हाईएस्ट प्रोटीन जो होते हैं वो यूटिलाइज होते हैं। यूटिलाइजेशन के बाद ही जो है स्पर्म का निर्माण होता है। इसीलिए आप देखेंगे जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनके अंदर जो स्टेमिना होता है, यानी इंटरनल जो विल पावर या शक्ति होती है वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के तुलना में काफ़ी अच्छी होती है। तो ये इसकी ज़रूरत जब नहीं है तो टेस्टोस्टेरोन इसके पास पहुँचता है पिट्यूटरी के पास। अगर पिट्यूटरी के पास पहुंचता है, कहता है कि भैया अब तू बंद कर दे, अब हमें जो है एलएच जो एलएच सीक्रेट कर रहा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये तू अब बंद कर दे, अब हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये कहता है ठीक है भैया हम तो ये बंद कर दे रहे हैं, लेकिन ये बताओ कि हमारा काम तो हो जाएगा, तुम्हारे कहने से तो हम तो बंद कर देंगे, लेकिन ये ऊपर वाला जो हाइपोथैलेमस है ये भी तो हमें परेशान कर रहा है, ये भी तो GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये हमको दे रहा है संकेत। तो तुम उसके पास भी जाओ भैया, हम तो हमारे पास आ गए हो तो हम तो अपना काम कर दे रहे हैं, लेकिन तुम उसके पास भी जाओ। तो यही जो है इसके पास भी जाता है, यानी हाइपोथैलेमस के पास भी जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस बात को समझ लीजिए। तो इससे भी कहता है कि भैया तू GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन देना बंद कर दे, और इससे कहता है कि भैया तू LH सिक्रीट करना बंद कर दे। तो ये अब समझ जाते हैं कि हाँ भाई अब इसको ज़रूरत नहीं है, यानी टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत नहीं है, स्पर्म प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो ये इनकी बातों को मान लेते हैं और नेगेटिव फीडबैक आ जाता है, यानी यहाँ से GnRH और LH सिक्रीट होना बंद हो जाते हैं और इस तरह से यह स्पर्म का प्रोडक्शन बंद हो जाता है और यह एनर्जी हमारे बॉडी के अन्य दूसरे पार्ट के डेवलपमेंट में लग जाती है। तो ये है हमारा नेगेटिव फीडबैक। तो इसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये FAS जो है क्या इसके अंदर भी कोई नेगेटिव फीडबैक है। हाँ, ये भी तो इसमें सहयोग कर रही है, तभी तो ये बन रहा है। तो ये इसके पास भी नेगेटिव फीडबैक है, यानी ये कहाँ जाएगी, ये सीधे अगर पिट्यूटरी के पास जाती है और कहती है कि भैया तुम FAS जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यानी ये विशेष रूप से इनहिबिन नाम का प्रोटीन रिलीज करती है और ये जा करके अगर पिट्यूटरी को संकेत देता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तुम रिलीज करना बंद कर दो। ये इसकी बात मान लेता है और यह FAS फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होनी बंद हो जाती है और इधर से आप देख रहे हैं कि टेस्टोस्टेरोन का निकलना बंद हो जाता है और ये दूसरे की दोनों सहायता जब नहीं करती हैं तो ये स्पर्म का बनना बंद हो जाता है और ये एनर्जी हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट के रिपेयर या उसमें मदद करने लगती है। लेकिन हाँ, जब ज़रूरत पड़ती है पुनः स्पर्म का बनना, यहाँ से जो है नेगेटिव फीडबैक ये हट जाता है और पुनः जो है ये LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करने लगती हैं और ये FSH हार्मोन सर्टोली सेल को रिलीज करने लगती हैं और इन दोनों के आपस में मिल जाने से पुनः स्पर्म का निर्माण शुरू हो जाता है। तो ये रहा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट टेस्टिस एंड टेस्टिस से रिलेटेड जो टर्म रहे और इससे स्पर्म का प्रोडक्शन रहा, यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में हम लोगों ने डिटेल बात की। कमिंग लेक्चर में हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सेसरी डक्ट एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में बात करेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।